Yes, beta, good evening. Hope beta you all are good at your home. हम बेटा चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जो हमारे पास आज जो टॉपिक आने वाला है दिस वन इज आइसो सीरीज। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आइसो सीरीज। आइसो सीरीज में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आइसो सीरीज चलते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आ रही हैं। वी हैव आइसो सीरीज। आइसो सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक आया बेटा वो मैं लिख रहा हूं, उसका नाम है आइसोटोप्स। लिखते हैं बेटा द फर्स्ट वन। देखो आपको ध्यान रखना, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, समान, ठीक है। तो आइसो हमारे पास आया। पहला टॉपिक आया आइसोटोप्स। क्वेश्चन ये आता कि व्हाट आर आइसोटोप्स, कि भाई आइसोटोप्स कौन होते हैं, कैसे करके हम इनको डिफाइन करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं, और वो जो नंबर ऑफ एटम्स बनते हैं उन एटम्स के अंदर हम बोलते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, देन दिस वन इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तब उसे क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है। अगर हमने बोला कि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसलिए जब भी आइसोटोप्स बोला जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि आइसोटोप्स आर दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जहां पे प्रोटॉन का नंबर क्या आता है, सेम आता है, उसे क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो यहां क्या लिखूंगा बेटा, हम लिखेंगे सेम एलिमेंट या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऐसे लिख देंगे। यहां लिखूंगा दिस वन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। या इसे मैं ऐसे लिखूंगा कि elements having सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा, जहां पे प्रोटॉन का नंबर क्या आता है, सेम आता है। या हम इसे और क्या बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। जहां एटॉमिक नंबर क्या आ गया बेटा, सेम आ गया, और जहां पे मास नंबर क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट दिस वन इज कॉल्ड आइसोटोप। अगर आपने आइसोटोप बोला तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इसके लिए जो जेड है वो जेड की वैल्यू क्या बनती है, सेम बनती है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि एक एलिमेंट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां ऊपर लिखा जाता है ए और यहां नीचे लिखा जाता है जेड। ए का मतलब हो गया दिस वन इज कॉल्ड मास नंबर, और जेड का मतलब हो गया दिस वन इज एटॉमिक नंबर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सेम एटॉमिक नंबर है तो जेड की वैल्यू क्या बनी, सेम बन गई। जेड अगर सेम बन रहा तो ए की अगर बात करें तो ए क्या बनेगा, सेम नंबर में आपने क्या लिखा, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट में क्या लिख दिया, मास नंबर। दैट्स व्हाई जो ए बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन डिफरेंट। अगर मैं यहां से बोलूं कि ए माइनस जो जेड बनेगा वो कैसे आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, सभी के लिए डिफरेंट आएगी। इतना आपको ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या बना, दिस वन इज कॉल्ड आइसोटोप। इसे क्या बोलते हैं हमने, आइसोटोप बोला। कैसे करके, अगर मान लो मैं इसके एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, लाइक दिस वन, कॉमन से एग्जांपल। अगर आपको याद होगा हाइड्रोजन की अगर बात करें, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट, अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं और उसके एटम्स अगर देखें हम, यहां लिखा जाता है 1H1, दूसरा लिखते हैं 1H2, तीसरा लिखते हैं बेटा 1H3। अगर आप देखें तो इन सभी के अंदर जो
एटॉमिक नंबर है, दे ऑल हैव सेम एटॉमिक नंबर, और इनका जो मास नंबर है 1, 2 और 3। बहुत क्लियर है बेटा। दैट्स वाई जो हाइड्रोजन है ये क्या दिखा रहा है, आइसोटोप को दिखा रहा है। या मान लो सेकंड नंबर का एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखें तो इसमें मैं लिखता हूँ लाइक दिस वन। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन को लिखूंगा, यहाँ 6 लिख दिया, 12 लिखा, यहाँ 6 लिख दिया, 13 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया और यहाँ 14 लिख दिया। यहाँ भी क्या सेम नंबर में क्या जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, जो मास नंबर है वो रेगुलरली क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा। या इसके बाद अगर मान लो थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं और ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन को लिख दिया आपने लाइक दिस वन O, और O के साथ में क्या लिखा, 8 हो गया, 16 हो गया, या 8 हो गया, 17 हो गया, या 8 हो गया और 18 हो गया। यहाँ ये सारे के सारे क्या बने, जितने भी सारे ये बने, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द आइसोटोप। ये सारे के सारे क्या बने बेटा, आइसोटोप के एग्जाम्पल बन गए। नाउ लेट अस मूव, अब चलते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारे पास, उसे नाम दिया जाता है आइसोबार। सेकंड वन, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? नाउ सेकंड वन, आइसोबार्स, और यहां लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बहुत क्लियर है बेटा। क्या बोला गया कि एलिमेंट डिफरेंट होंगे, मास नंबर वहां पे क्या होगा, सेम होगा, और एटॉमिक नंबर उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब डिफरेंट बोल दिया तो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली है क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मान लो बेटा हम क्या करते हैं, यहां हम लेते हैं आर्गन, एग्जाम्पल की अगर बात करें, या इससे पहले हम लिख देंगे, अगर हम जेड की बात करें तो जेड जो है एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट है। अगर ए की बात करें तो ए को हमने क्या लिख दिया, दिस वन सेम। और अगर मान लो मैं ए माइनस जेड की अगर बात करूं तो इसे भी क्या लिखेंगे, डिफरेंट लिखेंगे। ये ध्यान होना चाहिए सभी को। इस कंडीशन में जाकर के आपने इसको नाम दिया आइसोबार, ठीक है बेटा। और अगर मान लो आप इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में जैसे मान लो आपने लिया दिस वन आर्गन हो गया, या आर्गन के बाद हमने यहाँ पोटाशियम ले लिया, या कैल्शियम ले लिया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, और इन सभी में यहाँ 40, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40 लिया जाता है। दैट्स वाई यहाँ जो ये एग्जाम्पल बना, ये एग्जाम्पल किसका बना बेटा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द आइसोबार। ठीक है बेटा। चाहे आर्गन 18 को लें, चाहे पोटाशियम 19 को लें, चाहे कैल्शियम 20 को लें, इन सभी में जो इनका एटॉमिक नंबर है सभी का अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन इन सभी का जो मास नंबर है वो सभी का क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे मास नंबर क्या बना, अगर सेम बन गया, ठीक है, और अगर एटॉमिक नंबर क्या बन गया, डिफरेंट बन गया, इन दिस कंडीशन इसे क्या बोला जाएगा, आइसोबार बोला जाएगा। या ए माइनस जेड की वैल्यू अगर देखिए तो वो भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। 40 18, 40 19, 40 20। ठीक है बेटा। अगर 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया अलग वैल्यू आएगी, 40 में से 19 अलग वैल्यू, 40 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया अलग वैल्यू। दैट्स वाई इसे क्या नाम दिया बेटा हमने, आइसोबार से बोला। अब चलते हैं थर्ड नंबर का कंसेप्ट आएगा, इसे बोलते हैं बेटा दिस वन आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कौन होते हैं, वेयर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एलिमेंट भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नाउ द थर्ड वन, यहां लिखेंगे बेटा आइसोटोन्स, हम लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number and different
mass number but having same number of न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब आपने क्या लिखा, जेड क्या लिखा आपने, जेड लिखा डिफरेंट। ए क्या लिखा बेटा आपने, ए भी लिख दिया डिफरेंट। लेकिन क्या लिखा, ए माइनस जेड, मतलब ए माइनस जेड को बोला जाता है न्यूट्रॉन। ये क्या लिख देंगे, दिस वन सेम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि कैसे करके आपने क्या किया, जेड डिफरेंट है, ए भी डिफरेंट है, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो बेटा एग्जांपल्स क्या क्या बन रहे हैं। नाउ द फर्स्ट वन, पहला एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आया, यहां मैं लिखता हूं दिस वन सिलिकॉन हो गया, ये फॉस्फोरस हो गया और सल्फर हो गया। यहाँ एटॉमिक नंबर 14, यहाँ 15, यहाँ 16, ये 32, ये 31 और ये 30, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई n निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, n बराबर जो हमारा बना उसे हमने लिखा a माइनस जेड। तो a माइनस जेड अगर करेंगे तो 30 माइनस 14 बराबर हो गया 16, 31 माइनस 15 बराबर हो गया 16, 32 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 16। दैट्स वाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुए, इन तीनों के अंदर क्या बन गए, सेम बन गए। या एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, यहां हम ऐसा करते हैं बेटा, कार्बन को लेते हैं, फिर नाइट्रोजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। यहां हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यहां 16 हो गया, यहां हमने 15 कर दिया, और यहां हमारे पास दिस वन 14, मतलब 14 माइनस 6। अगर यहाँ पे अगर a माइनस जेड की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ कितना आ गया, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, 15 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया 8, और यहाँ पे 16 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया 8। दैट्स वाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आई वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बन गए, सेम बन गए। दैट्स वाई इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, इफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different mass number, but the number of neutrons are same, then this one is called isotones. Let us move towards the fourth one. फोर्थ नंबर का जो टॉपिक आएगा उसके ऊपर वर्क करते हैं। फोर्थ नंबर बेटा जो आ रहा है उसे हम नाम देते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। Isoelectronic, as according to the name isoelectronic, where consist same number of electrons. Now फोर्थ नंबर आया हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और यहां लिख देंगे स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब हुआ, हम लिखेंगे डिफरेंट species having same number of electrons। ये इसकी डेफिनेशन बनी कि डिफरेंट स्पीशीज को आप लेते हैं लेकिन उनमें सेम नंबर में क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लो बेटा हम ऐसा करते हैं, यहां स्पीशीज की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन और नाइट्राइड आयन बना दिया N3 नेगेटिव आयन। अगर यहां से ऑक्साइड आयन बनाते हैं O2 नेगेटिव आयन, यहां से फ्लोराइड आयन बनाते हैं F नेगेटिव आयन, यहां से नियोन मैंने लिख दिया, यहां से सोडियम प्लस आयन लिख दिया बेटा, यहां से मैग्नीशियम +2 आयन लिख दिया, यहां से एल्यूमिनियम +3 आयन लिखा। अगर आप यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें बेटा, अब सभी को ध्यान होना चाहिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर बनता है वो एटॉमिक नंबर कितना बनता है, यहाँ पे 7 आता है, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ नियोन 10, ये 11, ये 12 और ये 13। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये है और 3 नेगेटिव बन गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो जेड बना उस जेड में आपने क्या किया, जो नेगेटिव है एनाइन है ये, तो 3 को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 7 + 3, यहाँ क्या करेंगे 8 + 2,
यहाँ क्या करेंगे 9 + 1, यहाँ 10 तो है ही, यहाँ क्या करेंगे कैटायन है तो माइनस कर देंगे 11 - 1, 12 - 2, यहाँ क्या करेंगे 13 - 3, दैट्स वाई यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 10, यहाँ बराबर कितना बनेगा 10, यहाँ कितना बनेगा बराबर 10, यहाँ तो 10 है ही, ठीक है, यहाँ कितना बनेगा 10, यहाँ कितना बनेगा 10, यहाँ कितना बनेगा 10, दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें बेटा दे ऑल हैव, जितने भी सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सभी के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने वो सभी के सभी क्या बन गए, सेम बन गए। ये स्पीशीज बोला गया, इट कंसिस्ट, इसके अंदर एनायन भी है, इसके अंदर कैटायन भी है, इसके अंदर न्यूट्रल जो एटम है वो भी हमने काउंट किया, दैट्स व्हाई हमने क्या बोला कि डिफरेंट स्पीशीज बोला। इट इंक्लूड्स, यहाँ पे एनायन भी इंक्लूड हुआ, इसमें कैटायन इंक्लूड हो गया, इसमें जो एटम था वो इंक्लूड हुआ, एंड इन एवरी एंड ईच केस यू हैव टू फाइंड आउट दे ऑल हैव ऑल कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो इसे क्या नाम दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब हमारा ये वाला टॉपिक यहां पे कंप्लीट हुआ। हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है बेटा, वो न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं इसके ऊपर। क्या न्यूमेरिकल है बेटा, देखें आप, यहां मैं लिखता हूं नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यहां लिखेंगे एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर 81 and it consists 31.7% more neutrons as compared to protons. So find out the symbol। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंबल फाइंड आउट करना उस एलिमेंट का। क्या क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर 81, एक एलिमेंट का जो मास नंबर है वो मास नंबर कितना 81 का है, एंड इट कंसिस्ट 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है बेटा, सो फाइंड आउट द सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल क्या करो, फाइंड आउट करो। इसका मास नंबर आपको पता है, इसमें जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कितना ज्यादा है, 31.7% ज्यादा है। दैट्स वाई अगर आप क्या करना चाहते हैं इस क्वेश्चन का, अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो कैसे करके सॉल्व करेंगे बेटा। अगर आपको याद है पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो मास नंबर होता है बराबर होता है दिस वन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। होप सभी बच्चों को पता होगा। यहां पे जो मास नंबर है वो आपको 81 दिया गया, आपको जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से 31.7% ज्यादा दिया है। आपको यह बोला गया है कि भाई ये जो हमारे पास एलिमेंट बनेगा इसका सिंबल क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब आपको एटॉमिक नंबर ही निकालना, क्योंकि मास नंबर तो आपको दे रखा है। दैट्स वाई वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लेट करते हैं, सो मूव, हम ऐसा करते हैं कि सपोज दैट, मैं लिखता हूं यहां पे, सपोज दैट इन दिस एलिमेंट consist number of protons equal to x, प्रोटॉन के नंबर को x ले लेते हैं और यहां से क्या करो भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू बनेगा जितना x है उसमें कितना मोर लिखा गया है ना, मोर न्यूट्रॉन्स, 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन्स। इसलिए x प्लस क्या किया आपने, x ले लिया और प्लस करके क्या करेंगे 31.7 और परसेंट बोला गया
तो 100 लिख देंगे, किसका होगा बेटा ये परसेंट ऑफ एक्स, इस एक्स का होगा। ठीक है बेटा, यस एंड नो, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया, इंटू एक्स कर दिया बेटा। अब अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये कितना बनेगा, यहां से ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बनेगा 0.317x बनेगा, और ये x आ गया, इसलिए ये बराबर बनेगा 1.317x। ये हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। इतने तो बने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और x क्या है इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट्स वाई मास नंबर बराबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसलिए मास नंबर कितना है 81 बराबर क्या बनेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है x है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, दिस वन 1.317 ऑफ x, जो इक्वल टू क्या बनेगा, यहां ऐड करेंगे 2.317x, इतना बन गया बेटा। दैट्स वाई मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2.317x इक्वल टू लिख दिया 81। दैट्स वाई x बराबर क्या बनेगा 81 डिवाइडेड बाई 2.317। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं बेटा तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, इट जस्ट इक्वल टू 34.96, ये वैल्यू बनती है, एंड विच इज अप्रॉक्स, जिसे मैं बराबर कितना ले लेता हूं 35 लेता हूं। दैट्स वाई अगर 35 ये लिया हमने, तो अगर आपको x को इसको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, जिसे मैं x के द्वारा डिनोट करता हूं, तो अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो x कितना लिख दिया आपने, दिस वन एटॉमिक नंबर आपका 35, और जो मास नंबर है वो कितना हो गया 81। या इसको मैं थोड़ा और ज्यादा सिंबलाइज करूं तो 35 जो एटॉमिक नंबर होता है वो ब्रोमीन का होता है। दैट्स वाई ये बना आपका ब्रोमीन 35 हो गया, और यहाँ क्या आ गया 81। बहुत क्लियर है बेटा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया। ये हमने इसका सिंबल लिख दिया, एक्स क्या बना हमारे पास, क्योंकि x कैसे करके पता चला आपको ब्रोमीन है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर आया वो कितना आ गया 35 का आ गया। 35 क्या चीज आई यहाँ पे, x आया। x का मतलब क्या था, x का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है z होता है। और z की अगर बात करें, क्योंकि जो z है वो बराबर x पॉसिबल है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कभी चेंज नहीं होते हैं, नंबर प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे, इसलिए जो z है वो बराबर x बना। इलेक्ट्रॉन में चेंज हो सकता है, अगर मान लो हमारे पास आयन की फॉर्म में आया तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, इसलिए जो हम करेक्ट कंसेप्ट बोलेंगे x बराबर z लिखा, इसलिए x इसका अगर 35 आ रहा है, दैट्स वाई इसका जो एटॉमिक नंबर बना 35, एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटेशन। होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा ये। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। अब बेटा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करवाने वाला हूं, एंड दिस वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक बोला, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के अंदर ड्यूअल नेचर है, इन एवरी एंड ईच। सपोज दैट बेटा मैं आपके बारे में बात करूं या अपने बारे में बात करूं, मान लो क्लासरूम की बात है, क्लासरूम में हमारा बिहेव बिल्कुल अलग रहता है, और क्लासरूम के बाद अगर हम अपने घर में आते तो हमारा बिहेव अलग होता है। इसका मतलब हमारा नेचर चेंज हो रहा है। वहां पे क्लासरूम के अंदर हम अलग बिहेव में रह रहे हैं, और क्लासरूम के बाद अगर मान लो हम अपने घर में आते तो हमारा बिहेव अलग है। सेम थिंग कि जो लाइट है उस लाइट के अंदर भी क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, एक नहीं एक से ज्यादा कैरेक्टर है। और वो जो ड्यूअल नेचर है, मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि लाइट के अंदर दो नेचर बन रहे हैं, और वो जो टू नेचर्स यहाँ पे बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक बोला जाता है द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, एक को बोला गया वेव नेचर बोला जाता है, और दूसरे को बोला जाता है दिस वन पार्टिकल नेचर। ठीक है, क्या बोला हमने, जो वेव क्या कहते हैं कि लाइट है, उस लाइट के अंदर एक वेव नेचर बना और एक क्या बन गया, पार्टिकल नेचर बना। द सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर। पहला नेचर क्या बोला, वेव नेचर, दूसरा क्या बोला, पार्टिकल नेचर। एज अकॉर्डिंग टू द नेम, द फर्स्ट वन वेव एंड द सेकंड वन पार्टिकल। वी नो अबाउट वेव। वेव की अगर बात करें तो वेव कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है,
वेव हमेशा क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। वेव कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस। अगर भाई वेव कॉन्टिन्यूअस है तो थोड़ा समझिए आप इस कंसेप्ट को। मान लो हम इसे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा, और यहां से मैं ऐसा करता हूं, ये ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक की, इस हाइट को यहां से अगर मेजर करते हैं, ठीक है बेटा, इट जस्ट इक्वल टू, इसे मैं काउंट करके लिख देता हूं लाइक दिस वन। इसे मैंने लिखा, ये मान लो 10 मीटर की हाइट है, और इस 10 मीटर की हाइट पे मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉल को रख दिया, तो ये बॉल यहां से लेकर के यहां तक जब मूव करेगी, ये 0 मीटर है। यहां कितना हो गया, ये 10 मीटर पे खड़ा है, ठीक है, 10 मीटर की हाइट है, और ये कितने की बेटा, ये 0 मीटर हो गया। मतलब अगर हम यहां से लेकर के यहां तक मूव करें तो जितने भी पॉइंट्स होंगे, या मैं बोलूंगा ऑल पॉइंट्स और वैल्यूज विल काउंट। यहां पे हम क्या करेंगे कि अगर 0 से लेकर के, कहां से, 0 से लेकर के 10 तक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 0 से लेकर के 10 तक जितना भी होगा सभी पॉइंट को वेव के अंदर काउंट किया जाता है। इसलिए मैंने क्या लिखा कि ऑल पॉइंट्स और वैल्यूज विल काउंट, या ये अपने आप में इसे बोला जाता है इनफाइनिट बोला जाता है बेटा। ये अपने आप में कैसा है, इनफाइनिट। मतलब हमने एक भी वैल्यू को क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं, सभी वैल्यूज को हमने काउंट किया 0 से लेकर के 10 तक। ये इनफाइनिट बोल दिया इसे, या इसे हम बोलते हैं कि ये अपने आप में रेगुलरली मूव कर रहा है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, दिस वन कॉन्टिन्यूअस। जो वेव होती है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस होती है, वो कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो रेगुलरली, यहां से लुटकेगा, यहां से गिरेगा नीचे तो रेगुलरली जमीन तक आएगा, और यहां तक आएगा, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। दैट्स वाई। और ये अपने आप में कैसा हो गया, इनफाइनिट हो गया। 0 के बाद फिर कितना पॉइंट आया, क्या आया, सब आपने काउंट किया। लेकिन इफ यू वांट टू से अबाउट अ पार्टिकल, अगर आप एक पार्टिकल की अगर बात करते हैं तो उस पार्टिकल के केस में क्या चेंजेस बनते हैं, देखो आप, ऐसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो इसकी हाइट भी बेटा मैंने कितनी ले ली, दिस वन, यहां पे 10 मीटर की हाइट में ले रहा हूं, ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक की जो हाइट बनी अगेन 10 मीटर में ले रहा हूं, और यहां हमारे पास ये आ गया, यहाँ 9 हो गया, ये मान लो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 0 हो गया, ठीक है बेटा। यहां पे क्या चीज है कि मतलब 10 से आप 8 में, 8 से 6 में, 6 से 4 में, 4 से 2 में, इसका मतलब यहां जो वैल्यूज आप ले रहे हैं, यहां आपने क्या किया कि ऑल पॉइंट ऑल वैल्यूज विल काउंट, लेकिन यह सारी वैल्यूज काउंट नहीं होंगी। यहां पे जो वैल्यूज काउंट होंगी, ओनली फाइनाइट वैल्यूज विल काउंट, केवल फाइनाइट वैल्यूज को आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। या जो पार्टिकल नेचर की अगर बात करें तो अगर फाइनाइट वैल्यूज को, अगर फिक्स वैल्यूज को अगर आप काउंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इसे नाम देते हैं बेटा, दिस वन इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड, इसे नाम देते हैं। ध्यान देंगे कि केमिस्ट्री के अंदर एक नया कंसेप्ट आपको पहले वीडियो में बताया था, यहां टर्म मैं आपको दे रहा हूं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिक्स वैल्यू के साथ में। लेकिन यहां अगर आप बोलें तो 1 से 2 की अगर जितनी वैल्यूज बनेंगी वो सारे काउंट करेंगे वेव के अंदर। पार्टिकल में ऐसा नहीं कर रहे, पार्टिकल में हम क्या बोले, क्वांटाइज्ड है, फिक्स वैल्यू है, इंटीजर के साथ में ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे, अगर ये अपने आप में क्वांटाइज्ड है, ये अपने आप में फाइनाइट वैल्यू है, और साथ में ये कॉन्टिन्यूअस था, इसलिए पार्टिकल को क्या बोला जाता है, दिस वन कॉन्टिन्यूअस के बजाय डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं बेटा, इससे बोल दिया हमने डिसकॉन्टिन्यूअस। बहुत क्लियर है। तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि वेव क्या होती है। वेव जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और पार्टिकल कौन है, जो क्वांटाइज्ड है, जो कैसा नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। रेदर देन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, या फाइनाइट वैल्यू है या इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है उसे डिफाइन करेंगे। दिस वन इज वेव मोशन, या वेव नेचर को डिफाइन करते हैं।
अब लिखेंगे बेटा नाउ, हेडिंग बना के लिखता हूं मैं, वेव नेचर या वेव मोशन भी इसे बोलते हैं। या बेटा एक बार मैं वेव को डिफाइन कर लेता हूं कि वेव क्या है। ठीक है, यहां लिख दूंगा disturbances which originated from some vibrating source and travel outwards continuously in the sequence of alternating crust and troughs। या थोड़ा और इसकी डेफिनेशन लिख दूं मैं, या मैं बोलूंगा वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी without transference of matter। ध्यान से सुनो बेटा, क्या कंसेप्ट दिया आपको। वेव को मैंने दो तरीके से डिफाइन किया, और वेव का कंसेप्ट मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास कोई पॉन्ड है और वहां पे रुका हुआ पानी है, और उस रुके हुए पानी में आप क्या करते हैं कि स्टोन को फेंकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने स्टोन को फेंका उस रुके हुए पानी में, तो वहां से जो वेव्स है वो जनरेट होती हैं, वहां से वेव क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। और वो जो वेव वहां से जनरेट हो रही है वो एनर्जी की फॉर्म में जनरेट होती है। इसलिए क्या लिखा है कि वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है उसका क्या है, ट्रांसफर है। लेकिन क्या होता है कि विद ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर। ठीक है, वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बट नॉट, या लिखेंगे विद के बजाय, यहां लिखूंगा बेटा मैं बट नॉट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर। ये करेक्ट हो गया बेटा, बट नॉट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर ये बोला जाता है। क्या बोला कि वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट ट्रांसफरेंस ऑफ मैटर। मैटर का ट्रांसफरेंस नहीं होता है, केवल क्या हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। या हम बोलेंगे कि जो वेव है उसे क्या बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग सोर्स। किसी वाइब्रेटिंग सोर्स से जो डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, और फिर क्या होती है, ट्रैवल करती है आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, कॉन्टिन्यूसली। और किसकी फॉर्म में, इन द सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में क्या होती है, किसी जहां सोर्स है, जो वाइब्रेटिंग सोर्स है, वहां से बाहर की तरफ क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली अल्टरनेटिंग फॉर्म और क्रस्ट और ट्रफ में क्या होती है, मूव करती हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है, वेव नाम दिया जाता है। बहुत क्लियर है बेटा। यहां मैं पहले ड्रॉ करता हूं फिर आपको बताता हूं। देखो बेटा, जैसे मान लो ये मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं और ऐसे बना लेता हूं, ये ऐसे बना दी। तो ध्यान देंगे बेटा, इसके अंदर जो ये ऊपर मैंने ड्रॉ कर रखा है इसे नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड
इसे क्रस्ट नाम दिया, और यहां जो ड्रॉ कर दिया दिस वन ट्रफ इसे बोल दिया। ये क्रस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां से लेकर के यहां तक हम क्या दिखा रहे हैं, ये वेव को दिखा रहे हैं। मतलब जो क्रस्ट है इसे बोलेंगे दिस वन इज जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसे क्रस्ट नाम दिया। और मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो बोला उसे नाम दिया ट्रफ नाम दिया। और यहां पे जो ये हाइट बन रही है, जो क्रस्ट की हाइट है या जो डेप्थ ऑफ जो ट्रफ है, इसे मिलाकर के नाम दिया जाता है दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं बेटा ए का मतलब हो गया बेटा यहां पे इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसे नाम देते हैं। क्या देते हैं बेटा, दिस वन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या आपको समझ में आया कि हमारे पास जो वेव है किसी सोर्स से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, और क्रस्ट हो गया और ट्रफ हो गया उसकी फॉर्म में, अल्टरनेटिंग फॉर्म में। पहले क्या आया, क्रस्ट आ गया, तो फिर क्या आ गया, ट्रफ, या पहले ट्रफ आ गया तो फिर क्रस्ट आ गया। रेगुलरली अल्टरनेटिंग फॉर्म में आ रही है और जनरेट कर रही है। और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, उसे क्रस्ट नाम दिया। मैक्सिमम डाउनवर्ड्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या नाम दिया, ट्रफ दिया। और जो क्रस्ट है उसकी जो हाइट है, उस हाइट को हमने बोला एम्पलीट्यूड। या जो ट्रफ है उसकी जो डेप्थ बन रही है उसे क्या बोला हमने, दिस वन आल्सो एम्पलीट्यूड। सो लेट अस मूव। अब हम चलते हैं बेटा, यहां कुछ टर्म्स आते हैं उनको डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट वन, पहला जो पार्ट बना उसे नाम दिया बेटा हमने, इसे बोलते हैं वेवलेंथ बोला जाता है। तो वेवलेंथ क्या है, अगर मैं यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है, टू एडजेसेंट जो क्रस्ट होते हैं बेटा, यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे नाम दिया जाता है वेवलेंथ। चाहो तो आप यहां से भी काउंट कर लो, ठीक है बेटा, चाहे आप क्रस्ट की बात करते हैं चाहे आप ट्रफ की बात करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस बनी, इसे नाम दिया वेवलेंथ। दिस वन लैम्डा, ये लैम्डा है, तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और एडजेसेंट ट्रफ्स आर कॉल्ड वेवलेंथ, आर कॉल्ड वेवलेंथ। और इसे हम बोलेंगे बेटा दिस वन इज, यहां लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा, ऐसे करके लैम्डा इसे हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बनी, वेवलेंथ बनी। वेवलेंथ क्या चीज है कि जो हमारे पास दो क्रस्ट हैं या दो ट्रफ हैं, इनके मिड की जो डिस्टेंस बनती, एडजेसेंट की बात करते हैं, याद रखेंगे ये दोनों एडजेसेंट क्रस्ट हैं, ये दोनों एडजेसेंट ट्रफ है, तो लैम्डा बोला। और अगर मान लो मैं इसकी यूनिट की अगर बात करूं तो यूनिट में क्या लिखते हैं आप इसे, जैसे मान लो हमारे पास एंगस्ट्रॉम हो गया है ना, तो ये ध्यान देंगे जैसे एंगस्ट्रॉम हो गया, या जैसे नैनोमीटर हो गया, या जैसे मान लो आपका क्या कहते हैं पिकोमीटर हो गया, या जैसे माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इनका कन्वर्जन सभी बच्चों को बता रखा है कि 1 नैनोमीटर की अगर बात करें तो बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। अगर 1 यहाँ पे पिकोमीटर में लिखूं 10⁻⁻12 मीटर। अगर यहाँ पे 1 दिस वन एंगस्ट्रॉम अगर लिखूं तो 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अगर माइक्रोमीटर की अगर बात करें तो 10⁻⁻6 मीटर हो गया। ये कन्वर्जेंस भी सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। कई बार हर एक वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि कोई इसे मिस ना करे, भूले ना। तो ये आया बेटा वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है दिस वन फ्रीक्वेंसी। सो लेट अस मूव द सेकंड वन, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम बोलेंगे द नंबर ऑफ वेव्स बनेगा। नाउ द सेकंड वन फ्रीक्वेंसी, और यहां लिखूंगा द नंबर ऑफ वेव्स which pass through the
पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, कितनी वेव्स क्या होती हैं 1 सेकंड में पास होती हैं, वो किसके नाम से जाना जाता है? फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे बोलते हैं बेटा, दिस वन डिनोटेड बाय न्यू, NU, और इसे न्यू, V को थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसे मोड़ देते हैं, तो ऐसे बना दिया, न्यू बोल दिया, इसे NU में लिख देता हूं, दिस वन डिनोटेड बाय न्यू। ये आया बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसकी यूनिट की अगर बात करूं तो इसे क्या लिखते हैं? हर्ट्ज इसे लिखते हैं बेटा, इसे लिखा जाता है साइकिल्स पर सेकंड हो गया। ठीक है, साइकिल्स पर सेकंड हो गया, हर्ट्ज हो गया, या इसे लिखा जाता है दिस वन सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या बना? दिस वन फ्रीक्वेंसी। या फ्रीक्वेंसी जो न्यू होता है ये बराबर 1 क्या लिखा जाता है बेटा? दिस वन टाइम पीरियड भी इसे लिखा जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या बनेगा? 1 टाइम पीरियड भी इसे लिखा जाता है। सो दिस वन इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, कि पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकलती हैं वो क्या बनेगा बेटा? फ्रीक्वेंसी बनेगा। नाउ द थर्ड वन, तीसरा पॉइंट जो बनेगा इस पे चलते हैं, इसे हम बोलते हैं दिस वन वेव नंबर। नाउ द थर्ड वन वेव नंबर, और वेव नंबर इसे लिखेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इसे बोला जाता है, या इसे मैं लिखूंगा इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। क्या पढ़ते हैं? न्यू बार से इसे डिनोट करते हैं, या यहां लिखूंगा बेटा न्यू बार इक्वल टू 1 क्या बनेगा? लैम्डा बनेगा। ऐसे करके हमने इसे लिख दिया। या अगर आपको बोला जाए कि इसकी यूनिट निकालो, तो ये अगर लैम्डा को आप मीटर में ले रहे थे, तो अगर लैम्डा को मीटर में लिया तो इसे मीटर इनवर्स करके आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, दिस वन इज यूनिट ऑफ द वेव नंबर। ठीक है बेटा, नाउ फोर्थ वाला जो पॉइंट बना उसे नाम दिया हमने एम्पलीट्यूड। फोर्थ वन एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? यहां लिखेंगे इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है बेटा, कि जो हमारे पास क्रस्ट की हाइट है और जो ट्रफ की डेप्थ है उसे मिला करके क्या बोल दिया? एम्पलीट्यूड बोल दिया। या इसे लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अगर इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो इसे भी हम किस में लिख देते हैं? मीटर में इसे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, यस एंड नो? ये आया हमारे पास एम्पलीट्यूड। नाउ द लास्ट वन, उसे बोला जाता है दिस वन वेलोसिटी। फिफ्थ वाला पॉइंट बनेगा दिस वन वेलोसिटी। और यहां लिखेंगे वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो वेव है उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसे बोला वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को यहां लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय सी, या कई जगह से v से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। या जो c है वेलोसिटी जो होती है इसकी जो यूनिट बनेगी उसे लिखा जाता है मीटर पर सेकंड, इसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास जो वेव नेचर है या वेव मोशन है, उस वेव मोशन के अंदर कितने पॉइंट बने। ठीक है बेटा, अब यहां पे एक रिलेशन आता है
यहाँ लिखेंगे बेटा नाउ रिलेशनशिप बिटवीन wavelength, wave number and frequency this one new। तो ध्यान देंगे बेटा ये रिलेशन हमने लिखना है, ये लिखते हैं और यहां बनेगा, हमें पता है कि यहां एक रिलेशन बनता है दिस वन न्यू इक्वल टू बनता है c बाई लैम्डा। न्यू विच वन इज, यहां जो न्यू है बेटा, न्यू जो है इसे लिखूंगा मैं फ्रीक्वेंसी, सी लिख देंगे दिस वन वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वी अगर लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेलोसिटी काउंट लिखेंगे हम, यहाँ पे वेलोसिटी लिख देते हैं, या वेलोसिटी ऑफ लाइट इसे लिख दिया। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू लिख दिया हमने दिस वन वेव लेंथ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका ये रिलेशन बना। अगर मान लो मैं 1 बाई लैम्डा की बात करूं, सभी बच्चों को पता चल गया कि 1 बाई लैम्डा क्या होता है, न्यू बार होता है। ठीक है, वेव नंबर, दैट्स वाई अगर ये हमारे पास न्यू बार था तो न्यू इक्वल टू क्या बनेगा, c इंटू 1 बाई लैम्डा, और न्यू बराबर क्या लिखा, c इंटू 1 बाई लैम्डा को क्या लिख दिया, न्यू बार, इसलिए हमारे पास ये रिलेशन बन गया। वो बेटा जो आपको ये रिलेशन दिया मैंने वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 1 बाई लैम्डा इक्वल टू क्या बनेगा, न्यू बार बनेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, v अगर लेंगे आप तो इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाए तो v वहां पे काउंट करेंगे, वैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे काउंट कर रहा है। लैम्डा वेवलेंथ आ गया। ठीक है, इसके बाद जो रिलेशन बना न्यू इक्वल टू क्या बना, c इंटू 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा क्या बना, न्यू बार बना, और यहां से हमारे पास न्यू इक्वल टू क्या आया, c इंटू न्यू बार। तो ये था बेटा आज हमारा जो आज का टॉपिक है, वो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हो बेटा आज जितनी सारी चीजें आपको करवाई गई हैं वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एंड होप बेटा कि आप रेगुलरली जो वीडियोस में आपको अपलोड करके देता हूं, सेंड करता हूं, वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, इनमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर आप इसका आंसर दो, जो क्वेरीज हैं आपकी उनको मैं शॉर्ट आउट करूंगा। थैंक्स बेटा, गॉड ब्लेस यू।